हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमें एक इंटीग्रल दिया हुआ है और इस इंटीग्रल के कन्वर्जेंस की जांच करनी है। हमें बताना है कि n की किन वैल्यूज के लिए ये एक इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा और n की किन वैल्यूज के लिए ये दिया हुआ इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा। ये हमें आज बताना है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ ये रिजल्ट हमको आगे बहुत यूज होगा। अनेक सारे सवाल जब हम बनाएंगे तो उसमें ये वाला इंटीग्रल हमारे पास बार बार इस टाइप का इंटीग्रल अपने को दिखेगा। उस समय हम इस रिजल्ट का वहां इस्तेमाल करेंगे कि भाई n की इस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट होगा। वहां पे अपन n की वैल्यू चेक कर लेंगे, उस हिसाब से फिर हम वहां पे उसको लिखेंगे कि हाँ n की वैल्यू ये है तो ये इंटीग्रल ये होगा। और मतलब उसके नेचर को अपने को वहां पे बताना है n की वैल्यू के हिसाब से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इजी और बहुत ही सरल तरीके से लिखा गया है और ज्यादा बड़ा भी नहीं है और लैंग्वेज भी काफी इजी है। भले ही आपको ये इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा होगा, परंतु आप चिंता न करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये आपको समझाया जाएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इस चैप्टर के जो पिछले वीडियोस हैं, यानी कि इस टॉपिक के जो पहले जो वीडियोस बने हुए हैं, उन सभी वीडियोस के लिंक को आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जरूर जाइए और उन सभी वीडियोस को जरूर देखिए। साथ ही साथ इसके जो पहले वाला यूनिट है रीमान इंटीग्रल, उसके भी कंप्लीट वीडियो सीरीज, उनके सारे के सारे वीडियोस है, वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर क्रमांक वाइज सारे के सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। आप लाइन से वीडियोस देखते जाइए, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम जल्दी से शुरू करते हैं। ये दिया हुआ इंटीग्रल है हमें, ठीक है, इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी dx अपॉन x की घात n, और यहाँ पर a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है दोस्तों, तो हमें इस इंटीग्रल के कन्वर्जेंस की जांच करनी है। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सरल तरीके से बना हुआ है। ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहली बात तो ये पहली लाइन कैसे आई, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, किस तरीके से उसको एक्सप्रेस किया जाता है, तो आप सभी ने वो वीडियो जरूर देखे होंगे। देखिए यहाँ पे a से अनंत तक वाला ये समाकलन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस अनंत के स्थान पर यहाँ पे t लिखते हैं और बाजू में यानी कि इसी पूरे इंटीग्रल में यहाँ पे क्या लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये डेफिनेशन से आया है कि भाई फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमें अगर हमें दिया हो और अगर वो इस रूप का हो तो उसको अपन इस रूप में ऐसे लिखते हैं। भाई यहाँ मुझे अनंत दिख रहा है, मैंने वहां पे क्या लिख दिया, टी लिख दिया। अब आप कहेंगे सर अनंत की जगह आपने टी लिख दिया, लेकिन बाजू में बताया भी तो है कि भाई लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि टी किसकी ओर प्रवृत्त हो रहा है, टी किसकी ओर बढ़ रहा है, टी अनंत की ओर बढ़ रहा है, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे टी अनंत की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे इस इंटीग्रल की जो भी वैल्यू होगी, मतलब वो इसकी वैल्यू होगी, तो उसको इस तरीके से अपन लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। और वैसे आपको ये भी पता होगा कि अगर मान लीजिए कोई समाकल हमारे पास इस रूप में दिया है, माइनस अनंत से लेकर के मान लीजिए वो दिया है a तक के, इस रूप में कर दिया है, ठीक है। अब मान लो कुछ भी, मान लो फंक्शन f(x) है, इस रूप में कर दिया है। अब आप सभी को पता होगा इसको अपन किस रूप में डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे माइनस अनंत लिखा हुआ है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, लिमिट t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी करके फिर ये ऐसे इंटीग्रल। अब यहाँ पे आपको लिखना है t और ऊपर वाला तो a है ना भाई, ये ऐसे इस रूप में हम उसको डिफाइन करते हैं। ये आपने देखा होगा दोस्तों, डेफिनेशन में आपने इसको अच्छे से समझा होगा। और आप सभी ने ये भी देखा होगा कि अगर हमारे पास इस रूप का अगर समाकल है जिसमें नीचे माइनस अनंत और ऊपर अनंत है, तो हम क्या करते हैं, इसको दो भागों में तोड़ते हैं। ठीक है, कोई एक ऐसा रियल नंबर a लेते हैं, ठीक है, और फिर इसको अपन तोड़ देते हैं ऐसे दो भागों में, ये ऐसा। और फिर इनको फिर इसी तरीके से लिख करके फिर अपन आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो अब देखो इस इंटीग्रल को हमने दो भागों में तोड़ा हुआ है, तो यदि दोनों के दोनों कन्वर्जेंट होंगे तब ये कन्वर्जेंट होगा। यदि इनमें से एक भी डाइवर्जेंट हो गया या यदि ये दोनों डाइवर्जेंट हो गए तो ये भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। अर्थात इसके कन्वर्जेंट होने के लिए ये एकदम जरूरी है कि ये दोनों कन्वर्जेंट हो। तो आपने यहाँ पे एक रिवाइज में देख लिया कि किस तरीके से हमको इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड को हमको यहाँ पे लिखना होता है, किस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं, किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं,
तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, डेफिनेशन तो हमने देख लिया कि भैया ए से अनंत वाला अगर अपने पास समाकलन है तो अनंत के स्थान पर यहाँ पे टी लिख करके फिर लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। देखो ये 1/x की घात n है, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाएगा तो x की घात माइनस n हो जाएगा। और समाकलन का सूत्र क्या होता है, इसका समाकलन क्या करेंगे, x की घात माइनस n प्लस वन अपॉन माइनस n प्लस वन, जो भी घात होती है उसमें प्लस एक करके उसी को अपन नीचे भी लिखते हैं, माइनस n प्लस वन तो नीचे भी माइनस n प्लस वन, इस तरीके से। तो आप सभी ने देखा कि इसका हमने समाकलन किया है ना भाई। इसके समाकलन का सूत्र आपको पता होगा, x की घात माइनस n के समाकलन का सूत्र ये होता है, ठीक है। तो ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा। अब इसी सूत्र को हम लोग यहाँ अप्लाई किए हैं, ठीक है, ये सूत्र लगाए। उसके बाद आप सभी को पता होगा कि भैया लिमिट वाले समाकलन में हम लोग क्या करते हैं, समाकलन करने के बाद ये जो लिमिटें हैं उसको इस तरीके से लगा देते हैं। उसके बाद ये देखो माइनस एन प्लस वन यानी कि 1 माइनस एन, उसको मैंने बाहर लिख दिया है, ठीक है। नीचे है इसलिए 1/1 माइनस एन उसको लिख दिया है, ठीक है। अब बारी बारी से क्या करेंगे, x के स्थान पर पहले अपर लिमिट रखना है, फिर माइनस करके x के स्थान पर लोअर लिमिट रखना है। तो x के स्थान पर पहले आप t रखेंगे तो t की घात में माइनस एन प्लस वन, या जिसको आप 1 माइनस एन लिख सकते हैं घात में, ठीक है। 1 माइनस एन करके अपन उसको लिख दिए, तो ये हो गया t की घात में 1 माइनस एन, और माइनस करके फिर x के स्थान पर लोअर लिमिट रखना है। तो लोअर लिमिट जब रखेंगे x के स्थान पर तो a की घात में माइनस एन प्लस वन यानी कि a की घात में 1 बाई एन, सॉरी a की घात में 1 माइनस एन, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिखा गया दोस्तों, कितना सरल है, बहुत ही इजी है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब हम निम्नलिखित 3 परिस्थितियों पर विचार करते हैं। 3 स्थितियां हैं हमारे पास। नाउ वी कंसीडर द फॉलोइंग 3 केसेस। पहला केस, इफ n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। हम बात करते हैं यदि n 1 से बड़ा हो तो क्या होगा, n 1 से बड़ा होगा तो सीधी सी बात है 1 माइनस एन लेस देन 0 होगा। ये कैसे हुआ, ये बहुत सरल सी बात है। अगर आपको इसको समझने का और सरल तरीका खोजना हो तो देखो n 1 से बड़ा है ना, तो चलो आप अपने मन में कोई भी 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू सोचो, कोई भी संख्या बताओ जो 1 से बड़ी हो। मान लीजिए आपने कहा 2, 3, 4 जो आपको मन लगे। अब आप यहाँ पे रख के देख लो, जैसे मान लो मैं पढ़ रहा हूँ 2, ठीक है ना भाई। n इज ग्रेटर देन 1, तो आपको मन में एक ऐसी संख्या सोचनी है जो 1 से बड़ी हो। तो जैसे मान लीजिए मैंने सोचा 2, तो अब यहाँ पे 2 को रख के देखो तो 1 माइनस 2 तो क्या होगा, -1, जो कि 0 से छोटा हो जाएगा। तो उसी चीज को यहाँ लिखा है। अब आपने एग्जाम्पल लेके देख लिया तो ये आपका मन समझ गया कि हाँ यदि n 1 से बड़ा है तो 1 माइनस एन लेस देन 0 होगा। n का मान आप यहाँ पे रख के देखो, 1 से बड़ा यहाँ पे रख के देखो तो ये 0 से छोटा मिलेगा। और ऐसी स्थिति में गौर से देखो, इस इक्वेशन 1 से लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t की घात में 1 माइनस एन, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा दोस्तों। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, इसको भी समझा दीजिए। तो दोस्तों देखो 1 माइनस एन क्या है, 1 माइनस एन क्या है, 0 से छोटा। अब आप t की घात में आपको क्या दिख रहा है, 1 माइनस एन जो कि 0 से छोटा है। अब आप खुद सोचो, अगर मैं कोई ऐसा लिमिट लगाऊं, ठीक है, लिमिट ध्यान से देखिएगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी और t की घात में क्या लिखा है 1 माइनस एन, और 1 माइनस एन क्या 0 से छोटा है। चलो 0 से छोटा अपने मन में कोई भी एक नंबर सोचो, कुछ भी जो 0 से छोटा हो, अर्थात 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। चलिए मान लीजिए मैंने कुछ भी सोचा, जैसे मान लीजिए कितना मिल रहा था मुझे 1 माइनस एन, कितना मिल रहा था -1, तो -1 मैंने सोचा, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, t की घात -1 मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 बाई टी हो जाएगा। और t टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी नहीं होता, और 1 बाई इन्फिनिटी यानी 0 होता है। इसलिए हमने लिखा है कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t की घात 1 माइनस एन बराबर 0। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये डाउट लगता है ना, तो आप अपने मन में n का कोई मान सोच लो, यहाँ से सोचते चलो भाई इफ n इज ग्रेटर देन 1 बोल रहा है ना, तो चलो ऐसे कोई संख्या सोचो जो 1 से बड़ी हो। आपको एक संख्या अपने मन में सोच लो, 2, 3, 4 जो सोचना है वो सोचो। तो चलिए आपने 2 सोचा, 2 यहाँ रख के देख लो तो 1 माइनस 2 जो कि कितना है -1, जो कि लेस देन 0 स्पष्ट है, ठीक है। अब उसको यहाँ पे रख दो, कितना आया था -1 आया था, उसको यहाँ पे रख दो, सॉल्व किए कितना आया 0, तो उसी को लिखे अपन 0। तो n की वैल्यू लेने से क्या ये बात आपको जल्दी आसानी से समझ में आ गई, ठीक है। तो ये पूरा 0 हो गया। तो समझ लीजिए कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t की घात 1 माइनस एन, ये पूरा 0 हो गया। तो बचेगा कौन, माइनस a की घात में 1 माइनस एन और अपॉन में 1 माइनस एन बचा है। देखो ये देखो कहाँ गया, ये देखो, और ये माइनस हटाने के लिए आप इसको पलट दो, पलट देंगे तो n -1 हो जाएगा, ठीक है। और जो कि फाइनाइट वैल्यू है,
जो कि कैसा वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू इसका मतलब क्या है कि ये लिमिट जो है फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट हुआ। ठीक है ना भाई, कन्वर्जेंट होगा कौन से केस में, n इज ग्रेटर देन 1 में। तो उसी को अपन लिखें कि गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इफ n इज ग्रेटर देन 1। गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इफ n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया। जब जब n 1 से बड़ा होगा, ठीक है, n की वैल्यू जब भी 1 से बड़ी होगी तो 1 माइनस एन इज लेस देन 0 होगा। चाहे n का मान आप अपनी इच्छा से कोई भी सोच लो, 1 से बड़ा सोचिएगा, ठीक है, तब ऐसी स्थिति में 1 माइनस एन 0 से छोटा होगा, और ऐसी स्थिति में लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, t की घात 1 माइनस एन 0 हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हमने आपको समझाने के लिए n का मान यहाँ पे 2 रख के सोचा, तो आपको ये चीज आसानी से समझ में आ गई होगी। ऐसे आप n का कोई और दूसरा मान सोच के वहां पे रख के देख सकते हैं। n का ऐसा मान सोचिएगा जो 1 से बड़ा हो, क्योंकि ये वाला केस n इज ग्रेटर देन 1 वाला है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में गिवन इंटीग्रल क्या आया, कन्वर्जेंट आया, क्योंकि अपने को इसकी वैल्यू फाइनाइट मिल रही है। ठीक है, तो n इज ग्रेटर देन 1 पे ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो गया दोस्तों। अब दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा केस है यदि n 1 से छोटा हो। ठीक है, कोई भी कहीं पर भी दिक्कत जाएगा तो बताइएगा दोस्तों। ठीक, चलिए, इफ n इज लेस देन 1, तो आप सभी को पता होगा कि n इज लेस देन 1 जब भी होगा ना, तो 1 माइनस एन इज ग्रेटर देन 0 होगा। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे होगा, n इज लेस देन 1 में 1 माइनस एन इज ग्रेटर देन 0 कैसे हुआ, नहीं समझ में आया। तो दोस्तों इसको समझने के कई प्रकार हैं, कई तरीके हैं। देखो, पहले तो अपन एग्जाम्पल वाले तरीके से समझ सकते हैं। आप कोई ऐसा मान अपने मन में सोचो जो 1 से छोटा हो। तो आप कहेंगे सर 1 से छोटा, चलो सर 0 चुन लेते हैं, 0 सोच लेते हैं। तो चलिए आप 0 यहाँ पे रख के देखिए, तो 1 माइनस 0 कितना मिलेगा, 1, और 1 0 से बड़ा ही है ना भाई। आप यहाँ पे अगर n की जगह n का मान 1 से छोटा चुनना है, छोटा सोचना है, और आपने सोचा 0, और यहाँ रख के देख लो 0, तो 1 माइनस 0 जो कि कितना है 1, और जो कि 0 से बड़ा है कि नहीं आप खुद चेक कर लो, मिल रहा है ना। तो इसका अर्थ है कि जब n 1 से छोटा होगा तो 1 माइनस एन 0 से बड़ा होगा। और ऐसे स्थिति में लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, t की घात 1 माइनस एन कितना हो जाएगा, अनंत। अब आप बोलेंगे कैसे हुआ सर, इसको भी समझा दीजिए। तो देखिए, आपने n की जगह मतलब n का मान 1 से छोटा सोचना था, तो आपने उदाहरण के लिए समझने की दृष्टि से आपने एक उदाहरण के तौर पे सोचा 0, तो 0 यहाँ पे रखा आपने, ये 1 मिल गया, अर्थात 1 माइनस एन की वैल्यू 1 मिली। अब यहाँ पे रख के देखो कितना मिला आपको, 1 मिला है ना, यहाँ रख के देखो कितना मिलेगा बताइए। लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, t की घात में 1, तो भैया t की घात में 1 अर्थात t, तो t टेंड्स टू अनंत रखोगे तो ये चुपचाप आपको अनंत मिल जाएगा। दोस्तों पहले क्या हो रहा था, घात में जो है ना 1 माइनस एन जैसे था, तो वो क्या 0 से छोटा हो रहा था। तो जैसे अपन एग्जाम्पल जो रख के देखे थे, तो उसमें -1 मिल रहा था इसका मान, तो -1, ये देखो -1 मिलने के कारण क्या है, वो t के घात में -1 होने के कारण वो 1/t हो गया था। और 1/t हो जाने के कारण जब t टेंड्स टू इंफिनिटी आप उसमें अप्लाई करे थे, तो 1/t 0 हो जा रहा था, है कि नहीं, कितना जबरदस्त हो जाता है। इसलिए अपने को वहां पे एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही थी, परंतु यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 माइनस एन ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है। अब अपन n के मान को अपन उदाहरण के लिए 0 यहाँ पे रख के देखे, तो 1 माइनस एन कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो t की घात 1 हो जा रहा है, अर्थात वो t हो जा रहा है, t की घात 1 मतलब t। तो लिमिट t अभी क्या है, यहाँ पे नीचे नहीं आ पा, जैसे ये नीचे आ रहा था ना दोस्तों, ये देखो नीचे आ जा रहा था, यहाँ नीचे आने का कुछ गुंजाइश नहीं है, ऊपर ही रहेगा बेचारा, तो t टेंड्स टू अनंत रखने से बेचारा अनंत हो गया। तो आप खुद सोचो, जब लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, t की घात 1 माइनस एन जब अनंत हो गया, तो अनंत का कुछ फाइनाइट वैल्यू माइनस करोगे तब भी वो अनंत रहेगा, मतलब कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा अनंत हो जाएगा। अर्थात इस समाकल का मान अनंत आ गया। अनंत मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू अपने को नहीं मिल रही है, मतलब दिया हुआ समाकल डाइवर्जेंट होगा। तो कौन से केस में डाइवर्जेंट मिला दोस्तों अपने को, n इज लेस देन 1 में अपने को ये डाइवर्जेंट मिला है, n इज लेस देन 1 में अपने को डाइवर्जेंट मिला है। आप अपनी इच्छा से और कोई भी मान सोच करके यहाँ पे रख करके देख के इसको समझ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, यहाँ रख सकते हो। जैसे अभी अपन समझने के लिए n का मान 0 सोच के देखे, 1 से छोटा अपने को सोचना था ना। यहाँ पे केस 2 में क्या है, n इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 अर्थात 1 से छोटा आप अपने मन से कोई भी मान सोच के यहाँ रख के, यहाँ रख के, यहाँ रख के उसको चेक करके देख सकते हो कि हाँ ये चीजें सही है कि नहीं है। जैसे अपन ने 0 सोच के देखा, ऐसे आप अपनी इच्छा से और कोई भी मान सोच के देख सकते हो, 1 से छोटा वाला मान। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं केस 3 की।
केस 3 में दोस्तों अपन मान लेते हैं कि यदि n इक्वल 1 हो तो क्या होगा दोस्तों, n इक्वल 1 अगर हो तब आपको वापस जाना पड़ेगा इस दिए हुए इंटीग्रल में, क्योंकि देखो ये जब x के साथ n के रूप में है तो अपन ने ये वाला सूत्र लगाया दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर n का मान अगर 1 होगा ना दोस्तों, n का मान 1 होगा तो सोचो क्या होगा, ये 1/x हो जाएगा। और 1/x जब होगा उस समय इस सूत्र की मदद से नहीं, डायरेक्ट 1/x का आपको सूत्र पता होगा। 1/x का सूत्र अलग होता है ना भाई इंटीग्रेशन के समय, तो क्या होता है उसका सूत्र आपको पता होगा, log x, है ना। ये इसका सूत्र क्या होता है, log x। 1/x का समाकलन, 1/x का समाकलन क्या होता है, 1/x का समाकलन log x होता है। इसलिए हमें वापस यहीं से उसको लेके आगे बढ़ना पड़ा, ठीक है। उस समय हमें देखो ना, अभी तक जो हम लोग केस 1 और 2 की बात कर रहे थे, जो भी स्थितियां हमने वहां पे चुनी थी, ये स्थिति, तब डायरेक्ट हम समीकरण 1 की मदद से ही उसको आगे, देखो ना ये सब कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो समीकरण 1 की मदद से ही हमने आगे बात करी थी। परंतु केस 3 जो है n इक्वल 1 वाला है, n इक्वल 1 वाले स्थिति में ये दिया हुआ समाकल जो है 1/x यहाँ पे होगा ना, n का मान 1 होगा तो 1/x का समाकलन जो होगा वो फिर इस सूत्र की मदद से नहीं, 1/x का समाकलन का तो हमको सूत्र अलग से पता है, इसका सूत्र क्या होता है, log x। तो इसलिए मैंने दिया हुआ इंटीग्रल लिखा है, परिभाषा अनुसार उसको अपन इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहाँ अनंत के स्थान पर t आ जाएगा, ठीक। 1/x का हो जाएगा log x, 1/x का समाकलन log x। उसके बाद आप बारी बारी से अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखेंगे, x के स्थान पर t रखेंगे तो log t, माइनस x के स्थान पर a रखेंगे तो log a, और ये लिमिट आपके पास बाजू में लगा हुआ है। अब लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, सोचो यहाँ पे अगर अनंत रखूंगा मैं तो log अनंत हो जाएगा, log अनंत का मान अनंत होता है, t के स्थान पर यदि मैं t टेंड्स टू इंफिनिटी यहाँ पे ऑपरेट करूंगा, लगाऊंगा, लिमिट अप्लाई करूंगा तो log अनंत हो जाएगा, और log अनंत का मान अनंत होता है, और उस अनंत में से आप log a घटा भी दोगे तब भी वो अनंत ही रहेगा, तो कुल मिला के अनंत आ गया, यानी कि इन्फिनिटी। अर्थात ये लिमिट जो है, ये लिमिट फाइनेटली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू अपने को नहीं मिल रही है, ठीक है, बल्कि ये तो कितना हो रहा है, अपने को कितना वैल्यू मिल रहा है, अनंत। मतलब इस स्थिति में भी ये इंटीग्रल क्या है, डाइवर्जेंट है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप खुद देख लो कि कब कब अपने को फाइनाइट वैल्यू मिली, अर्थात कब कब हमको इंटीग्रल कन्वर्जेंट मिला और कब कब डाइवर्जेंट मिला। तो देखिए केस 1 में अपने को फाइनाइट वैल्यू मिल रहा था, तो यहाँ पे इंटीग्रल, इस केस में इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, मतलब कौन से वाले केस में, n इज ग्रेटर देन 1, तो n इज ग्रेटर देन 1 के लिए इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, जबकि n इज लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट, और n इक्वल 1 के लिए भी डाइवर्जेंट, यानी कि n इज ग्रेटर देन 1 के लिए गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेंट, और n इज लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए ये गिवन इंटीग्रल क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को आप हमेशा अच्छे से याद रखो, इसका रूप पहचान लो, किस रूप का ये दिख रहा है उसको आप अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि आगे चल करके हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे कि जब भी हमारे पास इस रूप का इंटीग्रल आएगा, इंटीग्रल a से अनंत dx अपॉन x की घात n, जहां ये a 0 से बड़ा है, तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा जब n 1 से बड़ा दिखेगा, यानी कि n इज ग्रेटर देन 1 होगा तो ये गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेंट, और जब n 1 या 1 से छोटा दिखेगा तो गिवन इंटीग्रल क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। उसी को हमने यहाँ पे रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट है हमारा, उसके रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है, हेंस द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इफ n इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट हुआ दोस्तों। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ये समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा है तो बेझिझक बिंदास आप पूछ सकते हैं, और इसके पहले के वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर में। ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में तो हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपकी बहुत मदद करेगा ये चैनल। तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन साथ ही साथ आगे का टॉपिक जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।